कीमियागर वह गलती से नीलामी घर में उसके दिमाग में चमकने के लिए मिला था। याफी और गूनी ने ब्लैक क्लोक कीमियागर की ओर जो सम्मानजनक तरीके से दिखाया, उसे याद करते हुए जिया लाइबी ने अचानक अपने मुंह में कड़वाहट महसूस की। वे शुरू से ही गलत थे। उस समय लियूशी के एक बयान के कारण उन्होंने सोचा था कि जियो कबीला एक नौसिखिया कीमियागर को काम पर रखने के लिए बस भाग्यशाली था। हालांकि वर्तमान स्थिति ने उन्हें बताया कि जियो कबीले का कीमियागर अक्षम लियू 11 की तुलना में बहुत मजबूत था। जिया लाइबी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण रोष फैल गया। औषधीय सामग्री के 4 लाख सोने के सिक्कों को नष्ट कर दिया गया था और इसके अलावा नकदी प्रवाह की समस्याओं के कारण तालैंड शहर में औषधीय सामग्री आपूर्तिकर्ता के लिए अभी भी 3 लाख सोने के सिक्के बकाया थे। जिया लाइबी ने मूल रूप से औषधीय सामग्री के इस बैच को उपचारात्मक दवा में परिष्कृत करने और ऋण चुकाने के लिए दवा बेचने का इरादा किया था। नवीनतम विकास के साथ उनकी सभी योजनाएं बर्बाद हो गईं। जिया लाई कबीले के साथ काम करने वाले औषधीय आपूर्तिकर्ता का तालैंड शहर में महत्वपूर्ण प्रभाव और ताकत थी। एक बार जब उन्हें पता चल गया कि औषधीय आपूर्ति नष्ट हो गई है, तो वे निश्चित रूप से किसी को अपना कर्ज लेने के लिए भेजेंगे। हालांकि जिया लाई कबीले के खजाने के समाप्त होने के कारण उन्हें इतनी बड़ी राशि कैसे मिल जाएगी? यदि वे धन जुटाने में विफल रहे, तो इस घटना से जिया लाई कबीले की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अरे! समाधान के बारे में सोचने में असमर्थ, जिया लाइबी ने गुस्से में अपनी हथेली को उसके बगल में टेबल में पटक दिया। तुरंत काली लकड़ी की मेज को टुकड़ों में तोड़ दिया गया और लकड़ी का एक टुकड़ा बगल में खड़े एक गार्ड के चेहरे पर लगा। उत्तरार्ध ने बस अपने दांत बंद कर दिए और उसे झेल लिया। एक हल्की सांस लेते हुए जिया लेक ने अपने दिल में जियो कबीले के प्रति रोष और दुर्भावनापूर्ण नाराजगी को जबरदस्ती दबा दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और उद्देश्यपूर्ण ढंग से शांत व्यवहार किया और कहा, सभी वितरित करें सभी बाजारों में गोदाम में शेष उपचार दवा। एक और बात, मैं चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में हर कोई चुप रहे। अगर कोई इस खबर को फैलाता है, तो उसे कबीले के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। हाँ। सम्मानपूर्वक जवाब देने से पहले गार्ड का शरीर हल्का कांपने लगा। इसके बाद वह उठकर जल्दी हॉल से बाहर निकल गया। खाली बड़े हॉल को घूरते हुए जिया ली भी थककर कुर्सी के सामने झुक गई। इस बार भले ही जिया लाई कबीले जीवित रहने में कामयाब रहे, उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। तब से जियो कबीले से लड़ना मुश्किल होगा। ये सोचकर जिया ले बी ने गहरी आह भरी। किसी अज्ञात कारण से वह उस समय जियो कबीले के साथ संघर्ष शुरू करने के लिए पछताने लगा था। हालांकि ये पछतावा बहुत देर से आया। कुछ अन्य मामलों को सुलझाने के बाद जियो यान ने अपना भेस फेंक दिया और जल्दी से अपने कबीले में लौट आया। उन्होंने याओ लाओ से अनुरोध किया कि वे जल्दी से जू नेर तक पहुंचाने से पहले कुछ ताकत ठीक करने वाली गोलियों को परिष्कृत करें। लड़की को गोलियों और उसकी थोड़ी लाल लचीली आंखों को सहलाते देखकर जियो यान को उसके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई। जियो यान ने जिया लाई कबीले के औषधीय अवयवों को नष्ट करने के कुछ दिनों बाद बूटैन सिटी सतह पर शांत बनी रही। हालांकि अधिक चौकस लोगों को यह एहसास होने लगा कि जिया लाई कबीले के सदस्य जो जियो कबीले के बाजार के पास परेशानी पैदा कर रहे थे, चुपचाप गायब हो गए। उनका सामान्य अहंकार भी कम हो गया था। जिया लेक के अकथनीय कार्यों के सामने कुछ लोगों को थोड़ा संदेह होने लगा। जियो कबीले का मीटिंग रूम। जिया लाई कबीले इन दिनों क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वे हमें कमजोर होने का आभास देने की कोशिश कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में विभिन्न मात्रा में जानकारी प्राप्त करने के बाद जियो जहान ने अपने को संकुचित कर दिया। हॉल में 3 बड़ों से बात करते हुए भौहें। उसका चेहरा संदेह से भर गया। एक दूसरे के साथ लुक्स का आदान प्रदान करते हुए तीनों बड़ों ने एक साथ सिर हिलाया। एक गहरी गुनगुनाहट के बाद पहले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह असामान्यता इतनी आसान नहीं हो सकती है। जिया झूठ भी एक चालाक आदमी है। हो सकता है कि वह कुछ योजनाएं चला रहा हो। सावधान रहना बेहतर है। जियो जान ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में वह जिया लेक के कार्यों के सामने आराम नहीं करेगा। अपनी निगाहें घुमाते हुए जियो जान ने असहाय रूप से जियो यान पर अपना सिर हिलाया, जो उसकी कुर्सी पर लगभग झपकी ले रहा था। बदमाश कबीले के मामलों में कोई दिलचस्पी दिखाने में असमर्थ लग रहा था। यानेर, क्या आप हाल ही में सम्मानित बुजुर्ग से मिले हैं? जियो जान ने बेतरतीब ढंग से पूछा और उसने अपना चाय का प्याला अपने मुंह पर उठाया और एक घूंट लिया। टीएल पते का एक अंतरंग रूप। यानेर जियो यान को जियो जान के सवाल को सुनने के लिए संदर्भित करता है। 3 बड़ों ने भी अपनी नजर जियो यान पर स्थानांतरित कर दी। जियो कबीले के लिए उस सम्मानित एल्डर के महत्व को बिना कहे भी समझा गया। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरे जियो कबीले में केवल जियो यान का ही पक्षधर था। किसी अन्य व्यक्ति को अकेले सम्मानित बुजुर्ग से मिलने का अवसर नहीं मिला। जियो यान को इस तरह के विशेषाधिकार का आनंद कैसे मिला, ये देखकर हर कोई ईर्ष्या से भर गया। आलस्य से अपनी पलकें ऊपर उठाते हुए जियो यान ने ऊबते हुए आवाज में कहा, मैंने उसे देखा है। एक संक्षिप्त मौन के बाद उन्होंने जारी रखा, वह मुझे अपने शिष्य के रूप में लेने का इरादा रखते हैं। जियो यान के शब्दों को सुनकर जियो जान का हाथ जिसने चाय के प्याले को उठा लिया था, जम गया था। उसने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया, जो भावनाओं से भर गया और उस युवक को घूर रहा था जो उसकी कुर्सी पर सिकुड़ गया था।
अपनी लार को निगलते हुए उसने अविश्वास में पूछा, क्या तुमने कहा था कि वह तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लेना चाहता है? अपनी पलकें ऊपर उठाकर जियो जान के चेहरे को देखकर खुशी से भर जाते हैं और उत्तेजित करने वाले, जबकि 3 बड़ों के चेहरे बुने हुए भौहों से मुस्कुराए, जियो यान ने आलसी होकर सिर हिलाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक चमकते चेहरे के साथ, जियो जान ने एक ही बार में अपना चाय का प्याला खाली कर दिया और उत्साह से खड़ा हो गया। उसने कमरे को आगे बढ़ाया और उत्सुकता से अपने हाथों को सहलाया। मुझे पता था कि मेरा बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। धिक्कार है, जो कोई भी भविष्य में मेरे बेटे को अपन कहने की हिम्मत करेगा, उसे व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। जियो जान के उत्तेजित तरीके को देखकर जियोयान केवल असहाय रूप से अपना सिर हिला सकता था और धीरे से कह सकता था, आधे महीने में मैं शिक्षक के साथ प्रशिक्षण के लिए निकलूंगा। मुझे डर है कि मेरे लौटने में 1 साल से अधिक का समय लग जाएगा। हाँ। जियो जान स्तब्ध रह गया। उनके चेहरे की मुस्कान कम हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी भौहें ऊपर उठाई और झिझकते हुए पूछा, क्या आप जियानान अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा देने की योजना नहीं बना रहे हैं? जियानान पूरे डुक्यूई महाद्वीप में एक प्रसिद्ध शीर्ष अकादमी है। यदि आप वहां नामांकन कर सकते हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं प्रवेश परीक्षा लूंगा, लेकिन मैं 1 या 2 साल के लिए छोड़ सकता हूं। जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और उदासीनता से मुस्कुराए। हालांकि जियानान अकादमी महान है, वे 2 साल से भी कम समय में नालन यानरैन को पार करने में मेरी मदद नहीं कर सकते। टीएल नालन यानरान जियोयान पूर्व मंगेतर। नालन यानरान के पिता टीएल जियोयान मास्टर कप्तान जियोयान पूरे हॉल में उसकी निगाहों के रूप में मुस्कुराया। उस समय उस अभिमानी महिला ने इसी स्थान पर अपने शेष गौरव को कुचल दिया था। जियोयान के लिए वर्जित नाम सुनकर जियोजान का चेहरा कांप गया और वह चुप हो गया। खड़े होकर जियोयान ने आलस्य से अपनी बाहों को फैलाया और अपने सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया क्योंकि वह धीरे धीरे बड़े हॉल से बाहर निकला। युवक की फीकी हंसी बड़े हॉल में तैर रही थी। चूंकि मैंने तब एक वादा किया था, मुझे अपना वचन निभाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि वह मुझे एक बेहतर रोशनी में देखे, बस इतना है कि मैं उसे बताना चाहता हूं कि जब मैं आखिरकार उससे मिलता हूं तो उसकी दूरदर्शिता भयानक होती है। जिया लेक कबीले की परिस्थितियां जैसे जैसे अगले कुछ दिन धीरे धीरे बीतते गए, वुटैन सिटी में उनके बाजार में बेची जाने वाली जियालाई कबीले की मात्रा में कमी आने लगी। आखिरी दिन, जब उपचार की आखिरी बोतल आखिरकार बेच दी गई, तो दवा बेचने के लिए जिम्मेदार जियालाई कबीले के सदस्यों के पास बाहर जो भाड़े के सैनिकों पर शर्मनाक मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे बहुत खेद है। स्टॉक की कमी के कारण हमारा स्टॉल अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। स्टॉल के बाहर एक बेहतर जगह के लिए निचोड़ रहे भाड़े के लोग उन शब्दों को सुनकर चुप हो गए। काफी देर तक स्टॉल कर्मियों पर जमकर हंगामा करने के बाद वे गुस्से से डांटने लगे। जैसे ही भीड़ तितर बितर हो गई, कुछ कम विनम्र ग्राहकों ने दवा विक्रेताओं के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। खबर है कि जियालाई कबीले ने 1 घंटे से भी कम समय में पूरे वुटैन शहर में फैली चिकित्सा की बिक्री बंद कर दी है। सभी की पहली प्रतिक्रिया सदमे की थी, जिसके बाद कुछ लोग अपने दुर्भाग्य पर खुश हो गए, कुछ जिन्होंने खेदजनक महसूस किया और कुछ जिन्होंने आहें भरी। उनकी दयनीय हार के बाद जियालाई कबीले को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया था और वुटैन सिटी के भीतर उनका प्रभाव कभी भी उस उच्च प्रभावशाली स्तर तक ठीक होने की संभावना नहीं थी जिसका उन्होंने अतीत में आनंद लिया था। जियो कबीले का घर, बैठक कक्ष। जियालाई कबीले ने अपनी उपचार दवा का स्रोत खो दिया है। ये खबर सुनकर कि उसका अधीनस्थ उसे ले आया है, जियोजान अचानक खड़े होने से पहले क्षण भर के लिए दंग रह गया। उसके चेहरे पर खुशी छिपाना मुश्किल था। अपने उत्साह में उन्होंने केवल 3 बड़ों के साथ नजरों का आदान प्रदान किया, केवल ताकि उनके चेहरे भी अनियंत्रित खुशियों से भरे हों। जियो जहान ने हौले में 2 कदम उठाए। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार अपनी खुशी को दबा दिया और दूध से मुस्कुराते हुए पूछा, लियूशी के बारे में क्या, उनके किमियागर? मुझे नहीं पता। उस दिन से जब जिया लेटाओ और युवा मास्टर जियोयान लड़े, तो उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। ये सुनकर जियोजान और तीनों बुजुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने जियोयान पर चुपके से अपनी निगाहें घुमाई, जो एक कोने में बैठे थे। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। 4 जोड़ी आंखें उसे देखते हुए जियोयान ने अपनी आंखें घुमाई और मासूमियत से कहा। जियोजान ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। किसी भी मामले में वह जियोयान के इनकार पर विश्वास नहीं करता था। उससे कोई लेना देना नहीं। फिर ऐसा क्यों था कि लियूशी उसके साथ संघर्ष करने के बाद गायब हो जाएगा? ये सही है। कबीले के नेता जियालाई कबीले के एक सदस्य इनसकल ने गलती से लीक कर दिया कि जियालाई कबीले के दूसरे बड़े जियालाई नू को एक काले रंग के व्यक्ति ने मार डाला था जब वह औषधीय सामग्री का परिवहन कर रहा था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद दूत ने अंत में धीमी आवाज में कहा। जियो जान के टहलते पैर अचानक जम गए। उसने अपनी पलकें खींची और दूत को खारिज करने के लिए अपना हाथ लहराने से पहले सिर हिलाया। उसने जियोयान को गौर से देखा और एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, यार, मुझे नहीं लगता कि पूरे वुटैन शहर में कोई है जो आपके शिक्षक के अलावा 3 सितारा दाडोशी जियानू को मारने की क्षमता रखता है। जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और आह भरी। उसने असहाय होकर सिर हिलाया। जियालाई नू वास्तव में मर चुकी है। जियोयान से प्रवेश सुनकर जियो जहान ने भी सिर हिलाया और आह भरी।
जियालाई कबीले, जो जियो कबीले के साथ दशकों तक लड़े थे, वास्तव में एक युवा के कारण गिरावट में पड़ गए थे आदमी। ये भावना। जियो जहान ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि सम्मानित बुजुर्ग का उनकी मदद करने का कारण आपकी है। फिर भी, अगर समय है, तो कृपया हमारे जियो कबीले का धन्यवाद दें। हम उसका बहुत ऋणी हैं। जियो यान ने अपने कंधों को सिकोड़ लिया और लापरवाही से अपना सिर हिलाया। अब देखते हैं कि जियालाई कबीले इस झंझट से बाहर निकलने की कोशिश कैसे करते हैं। जियो जान चुपचाप हंसा। उसकी हंसी में घिनौना अंदाज छिपाना मुश्किल था। हीलिंग मेडिसिन मार्केट के लिए प्रतियोगिता में जियालाई कबीले को एक बड़े नुकसान के बाद बाहर निकल गया था और इस भारी नुकसान ने जियालाई कबीले को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था, जबकि जियो कबीले को बहुत फायदा हुआ। इन 2 महीनों में जियो कबीले ने प्रतियोगिता जीतने के लिए चमत्कारिक रूप से अपनी प्रारंभिक दयनीय स्थिति से खुद को खींच लिया था। इसके अलावा उपचार चिकित्सा से 2 महीने का लाभ पहले से उनकी वार्षिक आय के बराबर था। इसके अलावा वुटान सिटी के भीतर उनके प्रभाव ने स्पष्ट रूप से जियालाई कबीले और एओबा कबीले दोनों को पार कर लिया था। यहां तक कि प्राइमर नीलामी घर ने भी जियो यान की वजह से सद्भावना के इशारे किए थे। इन कारकों के संचय के साथ जियो कबीले का पूरे वुटान शहर में सबसे बड़ा स्थान था। फिर भी एक सेंटीपीड मर जाता है लेकिन कभी नहीं गिरता। हालांकि जियालाई कबीले को एक भयानक झटका लगा था, फिर भी वे एक ऐसी ताकत थे जिसे कम करके आंका नहीं जा सकता था। सशस्त्र बल जो कि कबीले ने वर्षों से बनाया था, वह एक ऐसी ताकत थी जिसे वुटान सिटी में किसी ने भी नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। जियालाई कबीले जियो कबीले के वर्तमान प्रभाव से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए जब वे जानते थे कि प्रतिस्पर्धा करना जारी रखना निराशाजनक है, तो उन्होंने अपने शरीर को एक जहरीले सांप की तरह इकट्ठा किया और अपने घावों को चाटना शुरू कर दिया। प्रतीत होता है कि वे अपने दुश्मन को तबाह करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि इस तरह से जिन दिनों पर कब्जा किया गया था, वे लंबे समय तक नहीं चले। जियालाई कबीले के 2 दिन बाद ही उपचार चिकित्सा की बिक्री बंद करने की घोषणा की। टालैन सिटी औषधीय आपूर्तिकर्ता टूदाडूशे के नेतृत्व में एक समूह भेजा। उन्होंने आक्रामक रूप से जियालाई कबीले परिवार के घर में प्रवेश किया और बेरहमी से मांग की कि 2 दिनों के भीतर उन पर बकाया 3 लाख सोने के सिक्कों का भुगतान करें। टालैन सिटी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट सप्लाई की कार्रवाई जियालाई कबीले के लिए समस्या को बिगड़ने के बराबर थी। इस समय हालांकि जियालाई बी ने एक ऐसी पार्टी को लापरवाही से ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की जो जियालाई कबीले से कमजोर नहीं थी, चाहे वह कितना भी क्रोधित हो। इसलिए वह केवल अपनी कड़वाहट को निगल सकता था और धन जुटाने का प्रयास कर सकता था। जियालाई कबीले में खोज करने के बाद हालांकि उन्हें केवल 1 लाख सोने के सिक्के ही मिले। यह उनके द्वारा किए गए कर्ज से बहुत दूर था। असहाय रूप से जियालाई बी केवल अपनी त्वचा को मोटा कर सकती थी और उन शक्तियों से पैसे उधार लेने का प्रयास कर सकती थी जिनके साथ जियालाई कबीले के बेहतर संबंध थे। हालांकि आपके दुख में सहायता की तुलना में आपकी खुशी में भाग लेने के लिए कहीं अधिक लोग तैयार हैं। जियालाई की वर्तमान दयनीय स्थिति और जियो कबीले से शत्रुता को देखकर वे शक्तियां जिनका एक बार जियालाई कबीले के साथ अच्छे संबंध थे, वे गड़बड़ी में शामिल नहीं होना चाहते थे। जियालाई कबीले की मदद करना अब निस्संदेह बढ़ते जियो कबीले को ठेस पहुंचाएगा। नतीजतन जबरदस्त प्रयास करने के बाद भी जियाली बी पर्याप्त मात्रा में धन जुटाने में असमर्थ थी। अपने चेहरे की उदासी से जियाली बी घर लौट आए और एक युद्ध देवता की तरह उग्र हो गई। जिसके बाद उन्होंने अनिच्छा से एक चौंकाने वाला सुझाव दिया, बाजारों को बेचना। वुटान सिटी में जियालाई कबीले के कुल 3 मध्यम आकार के मार्केट प्लेस और 4 छोटे आकार के मार्केट प्लेस थे। जिन लोगों को बेचने का इरादा जियालाई बीआई का इरादा था, वे मध्यम आकार के 2 सबसे अच्छे स्थान और लोकप्रियता के साथ थे। एक बार जब ये शब्द बाहर हो गए, तो जियालाई कबीले के सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहां तक कि पूरा वुटान सिटी भी सदमे की स्थिति में था। वह थीसिस 2 बाजारों से राजस्व मूल रूप से जियालाई कबीले की आय का आधा हिस्सा था। अपने बाजारों को बेचने के लिए मजबूर होने से पता चला कि वे कितने हताश हो गए थे। यदि किसी बाजार में पर्याप्त भीड़ होती, तो यह एक व्यावसायिक उद्यम था जो निश्चित रूप से लाभदायक होता। हालांकि पूरे वुटान शहर में केवल 10 से अधिक बाजार थे। इन बाजारों को आमतौर पर जियालाई कबीले और जियो कबीले दोनों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। एओबा कबीले जीवन यापन के लिए बाजार पर निर्भर नहीं थे। इसके बजाय उनकी आय मुख्य रूप से भूमिगत जुआ डांस और वेश्यालयों से आती है। इसलिए ये सुनने के बाद कि जियालाई कबीले को सर्वोत्तम स्थान के साथ बाजार को बेचने का इरादा था, कई लोगों को लुभाया गया। हालांकि शुरुआती उत्साह कम होने के बाद वे निराश हो गए। वर्तमान वुटान सिटी में लगभग सभी भीड़ जियो कबीले के बाजारों पर हावी थी। जियो कबीले के अत्यंत लाभदायक बाजारों के अलावा सभी बाजार सबसे अच्छे से केवल टूट सकते हैं। इस समय मार्केटप्लेस खरीदना निस्संदेह एक खराब व्यावसायिक उद्यम होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसने भी जियालाई कबीले के बाजारों को खरीदा है, वह निश्चित रूप से जियो कबीले को नाराज करेगा। जो लोग थोड़ी रुचि रखते थे, उनके पास बहुत निराशा के साथ अपनी रुचि वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाजारों को बेचने के अपने इरादों की घोषणा करने के बाद जियालाई बीआई, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि रुचि की वृद्धि होगी, एक बार फिर शर्मिंदगी का स्वाद चखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो कबीले का वर्तमान प्रभाव पहले से ही इतने महान मंच पर पहुंच गया है।
2 दिन की समय सीमा करीब आने और आवश्यक धन जुटाने में असमर्थता के साथ जिया लाई बी ने उत्सुकता से पसीना बहाना शुरू कर दिया। जैसे ही जिया ली बी बेहद चिंतित हो गई, एक अजनबी दिखाई दिया। कीमत के बारे में चर्चा करते हुए पूरी दोपहर बिताने के बाद बाजारों को अंततः अजनबी द्वारा 2 लाख सोने के सिक्कों की सस्ती कीमत पर खरीदा गया। जिया लाई बी के बेहद उदास चेहरे के सामने हत्या के इरादे से अजनबी 2 बिक्री समझौतों के साथ बाहर निकल गया, बेहद महसूस कर रहा था संतुष्ट। 2 बाजारों के भुगतान के रूप में 2 लाख सोने के सिक्के प्राप्त करने पर जिया लाई कबीले अंततः औषधीय सामग्री आपूर्तिकर्ता से समूह से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। उन डाकू जैसे कर्ज लेने वालों को आंगन से निकलते देख जिया लाई बी को रोने का मन हुआ, हालांकि आंसू नहीं निकले। ऋण लेने वालों को विदा करने के कुछ ही समय बाद कबीले का एक सदस्य नवीनतम समाचारों की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता हुआ आया। सुबह में उन्होंने जो 2 बाजार बेचे थे वे अब जियो कबीले के नाम से थे। इस खबर को सुनकर बेहद उग्र जिया ली बी एक पल के लिए दंग रह गई, इससे पहले कि अंत में खून और बेहोश हो गया। जिया ली बी को जल्दी से कमरे में ले जाते हुए देखकर जिया कबीले के सभी सदस्यों ने एक आह भरी। तब से जिया लाई कबीले को वुटेन सिटी में दूसरी दर की शक्ति होने की निंदा की गई थी। वादा करें वुटेन सिटी के 2 परिवारों के बीच आर्थिक टकराव आखिरकार जियो कबीले की जीत के साथ समाप्त हो गया, जबकि जिया ले कबीले पराजित पार्टी के रूप में उनका प्रभाव तेजी से सिकुड़ रहा था। वे कभी भी अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोनों कुलों के बीच टकराव एक हफ्ते के बाद वुटेन सिटी में एक गर्मागर्म विवादित विषय होना बंद हो गया। जो लोग नए से प्यार करते थे और पुराने से घृणा करते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपना ध्यान हटा दिया और इसे एक और महत्वपूर्ण मामले पर रखना शुरू कर दिया, और यह मामला जिया नान अकादमी के नामांकन के संबंध में था। यूक्यूई कॉन्टिनेंट के उच्च शिक्षा के सबसे प्रसिद्ध संस्थानों में से एक के रूप में जिया नान अकादमी हर किशोर के दिल में लगभग एक पवित्र स्थान थी। यदि वे इससे स्नातक करने में सक्षम थे तो उनकी यात्रा अब से सहज नौकायन होगी। न केवल वे गर्व से घर लौट पाएंगे, बल्कि सभी दलों द्वारा उनकी मान भी की जाएगी। जिया नान अकादमी आसपास के क्षेत्र में स्थित थी, जहां जिया मा साम्राज्य की सीमाएं 2 अन्य बड़े साम्राज्यों के साथ प्रतिच्छेद करती थी। उस नो मैंस लैंड में जिया नान अकादमी अपने आप में लगभग एक छोटे से देश की तरह थी। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस फंसी हुई ताकत के लिए तीनों साम्राज्य स्वाभाविक रूप से इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि किसी दिन ये शक्ति एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा रची जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्य की रक्षा के उस पक्ष के लिए एक बड़ा खतरा होगा। बेशक यह इस शर्त के तहत था कि यह बल कमजोर था, लेकिन अगर इसका कौशल पहले से ही 3 साम्राज्यों का मुकाबला करने में सक्षम था, तो तीनों साम्राज्यों के पास अपने कार्यों को रोकने और जिया नान अकादमी को अकेला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जैसे कि यह उनके किनारे पर एक विशाल ड्रैगन की तरह था। साम्राज्य, और इसलिए कोई भी स्वेच्छा से इसे उकसाएगा नहीं। कई वर्षों में काफी विकास का अनुभव करने के बाद वर्तमान जिया नान अकादमी न केवल यूक्यूई महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध में से एक थी उच्च शिक्षा के संस्थान, लेकिन 3 साम्राज्यों के नागरिकों के बीच इसके और 3 साम्राज्यों के बीच छिपे हुए सहयोग के कारण काफी प्रतिष्ठित भी। असंगत 3 साम्राज्यों के लिए उनके बीच एक सदी की शांति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिया नान अकादमी उनकी मध्यस्थता और धमकी देने का एक बड़ा कारक था। इन कई चीजों ने जिया नान अकादमी की 3 साम्राज्यों में प्रतिष्ठा को और भी मजबूत कर दिया। इसके अलावा हर साल जिया नान अकादमी प्रतिभाशाली छात्रों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को 3 साम्राज्यों में भेजने के लिए भेजती थी। जिया नान अकादमी के छात्रों की भर्ती के लिए 3 साम्राज्यों में शिक्षकों को भेजने के कार्य के प्रति 3 शाही परिवारों ने उच्च स्तर की स्वीकृति व्यक्त की। आखिरकार एक अकादमी अंततः एक संप्रदाय नहीं है। अकादमियों में कई प्रतिबंध नहीं हैं और स्नातक होने के बाद स्नातकों का एक बड़ा हिस्सा अपने साम्राज्य में लौटने का विकल्प चुनता है। ये साम्राज्य की ताकत में नया और शक्तिशाली रक्त होगा, इसलिए जब तक 3 साम्राज्यों के शाही परिवारों के पास काम करने वाला दिमाग होगा, वे स्वाभाविक रूप से सहमत होंगे। कुछ और दिनों के बाद जिया नान अकादमी के भर्ती प्रशिक्षक वुटेन सिटी पहुंचने वाले थे। वुटेन सिटी का सारा ध्यान इस नई भर्ती में लगभग आधे महीने पहले से 2 कुलों के मामलों से दूर स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बदलाव ने जियो कबीले को अनुमति दी, जो लगातार राहत की सांस लेने के लिए गपशप का विषय था। जिया नान अकादमी के नामांकन ने प्रतिभा को महत्व दिया, न कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर। पर्याप्त प्रतिभा के बिना किसी को अकादमी में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसने एक सुचारू भविष्य का संकेत दिया। बेशक कुछ भी निश्चित नहीं है। यदि आपके पास शक्तिशाली समर्थन होता, तो जिया नान अकादमी आपको कुछ वर्षों के लिए ट्यूशन की एक बड़ी राशि एकत्र करने के लिए अकादमी में ले जाने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। स्थिति के संबंध में जिया नान अकादमी की उदासीनता के कारण अब वुतन शहर में, यहां तक कि युवा भिखारी या चोर या क्या नहीं, शिक्षकों के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यदि वे परीक्षणों को पार करने में सक्षम थे, तो वे अंततः अपनी अपमानजनक नौकरियों को छोड़ देंगे, जिसे लोगों की नजरों से देखा गया और अब से एक सम्मानित दूजे बन गया। इस ड्राइविंग मूड के तहत वुटेन सिटी में हाल का माहौल नए साल की तुलना में और भी जीवंत था और शहर के बाहर हर दिन लोग उत्सुकता से आशा से भरे भावों के साथ दूर से टकटकी लगाए। इन लोगों की तुलना में जियोयान बेहद व्यस्त थे। उसे जल्द ही यात्रा करनी पड़ी। इस समयावधि के दौरान वह लगभग हमेशा हीलिंग दवा बना रहा था। जियोयान की हताश आकृति को देखकर याओ लाओ ने आखिरकार बुरा महसूस किया और उसकी मदद करने का फैसला किया।
कीमिया की मदद में याओ लाओ की अज्ञात क्षमता के साथ चिकित्सा के विशाल बैच पूरे हो गए थे और लगातार जियो कबीले की तिजोरियों में प्रवेश कर रहे थे। इस संग्रहित राशि के साथ जब तक जियो कबीले ने इसे समय समय पर बेचा, वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक बेच सकते थे। जियो कबीले ने आखिरकार इस उपचार की सारी दवा बेच दी, तो वे पहले से ही एक ईर्ष्यालु राशि अर्जित कर चुके होंगे। कीमिया की इस उच्च डिग्री ने निश्चित रूप से जियोयान को थका दिया। हालांकि शोधन प्रक्रिया ने भी अपने आंतरिक डूक्यूई पर नियंत्रण को अधिक से अधिक चिकना बनने दिया। यहां तक कि आग की लपटों के तापमान पर उनका नियंत्रण और अधिक कुशल हो गया। इस सुधार ने उनकी अत्यधिक प्रशंसित आत्मा धारणा के साथ रक्त के थक्के की दवा बनाने में जियोयान की सफलता दर को लगभग 60% के करीब बना दिया। इतनी उच्च सफलता दर कुछ ऐसा होगा जिसे केवल एक अनुभवी दूसरे स्तर का कीमियागर ही पूरा कर सकता है। कीमिया में उनके सुधार की तुलना में जियोयान की अपनी ताकत याओ लाओ के सावधानीपूर्वक बनाए गए अमृत की मदद से धीरे धीरे और लगातार बढ़ रही थी। जियोयान के दवा के एक बैच के अंतिम पूरा होने के बाद डू क्यूई ने अपने शरीर के अंदर एकत्र किया और खुद को 4 सितारा डके रैंकों के बीच सफलता हासिल करने और जियोयान को उतारने के लिए मजबूर किया। जियोयान इस अप्रत्याशित लाभ से बहुत खुश थे। इसे देखते हुए कीमिया की उच्च तीव्रता का किसी की ताकत बढ़ाने पर काफी सुदृढ़ीकरण प्रभाव पड़ा। बेशक, हालांकि कीमिया के कुछ सुदृढ़ीकरण प्रभाव थे, यह ऊर्जा पर बहुत कर लगाने वाला था और एक बार जब अमृत का अंतिम बैच पूरा हो गया, तो याओ लाओ ने तुरंत जियोयान को रोक दिया। याओ लाओ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जियोयान ने इस तथ्य पर विचार किया कि भंडारण पर्याप्त था और उसने रोकने का फैसला किया। फिर वह अपने कमरे में गया और थक कर एक दिन सो गया क्योंकि उसका दैनिक जीवन फिर से और अधिक आराम से हो गया। धीरे धीरे अपने कबीले में चलते हुए अचानक निचोड़े हुए अभ्यास के मैदानों को देखते हुए जियोयान थोड़ा ऊब गया था। प्रत्येक क्षेत्र में कई युवा कबीले सदस्य प्रशिक्षण में मेहनत कर रहे थे। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन अंतिम दिनों के प्रयास खुद को जियानान अकादमी के नामांकन मानदंडों को हासिल करने के लिए पर्याप्त थे। अभ्यास के मैदान के किनारे पर खड़े होकर जियोयान ने आलस्य से कुछ खेतों को देखा, फिर एक ऊब अभिव्यक्ति के साथ मुड़ा और चला गया। इन विलंब करने वालों के लिए उसे ज्यादा करुणा नहीं थी। हालांकि शुरू में उन्होंने अपनी प्रतिभा को पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्हें भी सुधार करते रहने के लिए कुत्ते की तरह काम करना पड़ा। ये लोग बिना अधिक प्रतिभा के हमेशा फिलेंडर के लिए अपने कबीले की पृष्ठभूमि पर निर्भर थे, जो जियोयान के साथ अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं थे। जियानान अकादमी की नामांकन आधार रेखा कम नहीं थी। 18 वर्ष की आयु से पहले किसी को 8 डुआन क्यूई प्राप्त करना था। अकेले इस थोड़े कड़े मानदंड ने कई लोगों के सपनों को नष्ट कर दिया था। बेशक, जियोयान के विचार के साथ इस अभ्यास के मैदान पर केवल 2 लोग होंगे जो इस मानदंड को पूरा कर सकते हैं। दोनों हाथों ने उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़े हुए जियोयान ने इन कुलों को अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि कितने लोगों का नामांकन उनके काम का नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने दूसरे में प्रवेश किया। छोटा रास्ता, पिछवाड़े में फूलों के बगीचों में चलना। एक जानी पहचानी महिला आकृति सुंदर रूप से फूलों के बीच बैठी थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए उस पूरी तरह से घुमावदार पीठ को देखते हुए जियोयान के चेहरे पर एक कोमल नजर दिखाई दिया। हल्के से मुस्कुराते हुए वह धीरे धीरे उस हरे रंग की लड़की की ओर चला गया जो विलो के पेड़ को अचंभे में घूर रही थी। जियोयान गेगे, तुम जल्द ही जा रहे हो। युवती तक पहुंचने से पहले थोड़ी उदास आवाज जियोयान के कानों में घुस गई। उसके पदचिन्हों पर कुछ देर रुकते हुए जियोयान ने शक्तिहीन होकर अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे जूनेर के पास खड़े होने के लिए आगे बढ़ा। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि वह थोड़ा उदास उत्तम चेहरा है। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और जूनेर के छोटे सिर को थपथपाया, इससे पहले कि उसका हाथ चुपचाप उसके मुलायम बालों को नीचे गिराए। आरामदायक एहसास ने उसे थोड़ा मुगद कर दिया। आप अब जियानान अकादमी नहीं जा रहे हैं। जियाओयान को अपने बालों के साथ घनिष्ठ रूप से खेलने देना, जिसे किसी अन्य पुरुष ने कभी नहीं छुआ था, जूनेर ने धीरे से पूछा। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे पास भी अपनी चीजें हैं जो मुझे निश्चित रूप से करनी चाहिए। नालन यारन। जूनेर ने अपने होठों को हल्के से काट लिया क्योंकि उसने धीमी आवाज में अपनी पानी भरी आंखों से एक तरह की अकथनीय शीतलता के साथ धड़कते हुए कहा। वह हथेली जो उसके बालों के साथ खेल रही थी कुछ समय के लिए रुक गई। जियोयान ने शर्माया, बेहोशी से हंसा और कहा, वह वादा जो इतने सारे लोगों के सामने था, मैं इसे सही नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो आप भी मेरा तिरस्कार करते। जन की भौं हल्के से बुने हुए धीरे से आहें भरते हुए और फिर एक आवाज का उपयोग करते हुए जिसे केवल वह बड़बड़ाते हुए सुन सकती थी, मुझे वास्तव में उसे वापस नहीं रहने देना चाहिए था। हाँ, निश्चिंत रहें, इस मामले के समाप्त होने के बाद मैं जियानानों के पास जाऊंगा एक सुवेनिर खोजने के लिए अकादमी। ओह, अधिकतम 1.5 साल। रुको नहीं, बस 1 साल। जूनेर के चेहरे को देखकर जो अचानक कड़वा हो गया था, जियोयान तुरंत हंसा और अपने शब्दों को बदल दिया। जियोयान गेगे, वास्तव में यदि आप एक सुनेर का अनुसरण करते हैं तो एक सुनेर के पास वादा किए गए समय के भीतर नालन यानरान को हराने में सक्षम होने की योजना भी है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके होठों को काटते हुए जूनेर ने अचानक झिझकते हुए कहा। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया और खुद को निराश करते हुए कहा, ये लड़की कभी कभी कुछ शब्द कहती है जिससे मुझे थोड़ी शर्म आती है। मुझे पता है कि जियोयान गेगे ने यह नहीं सोचा होगा कि ये दान है।
जुनेर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। धीरे से मुस्कुराते हुए जियोयान ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उन्होंने घबराहट में सांस ली और हंसते हुए कहा, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 1 साल बाद मैं धुंधल बादल गुट और नालन यानरान से लड़ने के लिए चढ़ूंगा। जियाओयान को देखते हुए, जो अचानक अभिमानी हो गया, जूनेर ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और उसे एक बार और मनाने के लिए था, जब जियोयान ने अचानक पलट दिया, अपनी बाहों को बढ़ाया और एक विभाजित क्षण में जूनेर की छोटी कमर को पकड़ लिया, लगभग खींच लिया उसे अपने आलिंगन में। फूलों के बगीचे में एक कोमल हवा चली, विलो हल्के से तैर रहा था, एक युवक एक युवा लड़की को कसकर गले लगा रहा था जैसे वे कभी अलग नहीं होंगे। जियोयान की अचानक कार्रवाई ने जूनेर को डरा दिया और संक्षिप्त क्षण के बाद जूनेर के सॉफ्ट ईयर टिप्स चमकीले लाल हो गए। थोड़ी देर के लिए हल्के से संघर्ष करते हुए फिर शर्म से रुकते हुए उसका छोटा चेहरा शर्माते लाल रंग की एक मोहक परत से थोड़ा भर गया था। एक सुनेर, 1 साल बाद मैं आपको खोजने के लिए जियानान अकादमी जाऊंगा, मेरा इंतजार करो। उस मुलायम बालों में अपना सिर दबाते हुए युवक का वादा आखिरकार उस लड़की को, जो एक नुकसान में थी, ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिला दिया। जूनी एक छोटी सी सड़क पर चलते हुए और उस कबीले को देखकर जो बहुत खाली हो गया था, जियोयान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आज वह दिन था जब जियानान अकादमी की भर्ती टीम वुटेन सिटी में आएगी और इस तरह लगभग आधे कबीले के सदस्य देखने गए थे। अब तक वुटेन सिटी का प्रवेश द्वार लोगों द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध होने की संभावना है। क्या पागल लोगों का एक झुंड है? क्या आपने सोचा था कि वे आपको आसानी से प्रवेश परीक्षा पास करने देंगे क्योंकि आप देखने गए थे? जियोयान ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, आराम से पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए। इस समय हर रोज वह बिना किसी असफलता के अपनी डू तकनीक को प्रशिक्षित करता था। हालांकि इस बार भर्ती टीम वुटेन सिटी में रही, लेकिन जिन क्षेत्रों में वे आसपास के अन्य शहरों को शामिल करने के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार जब जियोयान और उसका समूह अगले दिन भर्ती स्थान पर पहुंचे और कभी न खत्म होने वाली कतार देखी, तो वे मदद नहीं कर सके लेकिन दंग रह गए। विशाल प्लाजा में लगातार शोर शराबा और अशांति बनी रही। अनगिनत युवा प्लाजा के इंटीरियर में जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि यह प्लाजा के किनारे पर व्यवस्था बनाए रखने वाले गवर्नर के बैरक के सैनिकों के लिए नहीं होता, तो उत्तेजित भीड़ सख्ती से अंदर आ जाती। लंबे समय तक लोगों के समुद्र में सदमे में घूरने के बाद जियोयान ने हल्के से आह भरी। सिर हिलाते ही उसका चेहरा उदास हो गया था। चीजों की नजर से ऐसा लग रहा था कि वह आज प्रवेश परीक्षा पास करना भूल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सही कर सकते हैं। जियोयान के निराश तरीके को देखते हुए जियोयू, जो उसके पीछे जूनेर के साथ बातचीत कर रहा था, ने तुरंत प्रसन्नता से कहा। अपनी आंखें घुमाते हुए जियोयान ने उसकी उपेक्षा की। क्या जियोयू बियाओ जी के पास एक है समाधान? ये देखकर कि यह जोड़ी बहस करने वाली थी, जूनेर, जो उनके साथ खड़े थे, ने जल्दी से बातचीत का विषय बदल दिया। जो वुटेन सिटी में भर्ती टीम का प्रभारी है, वह मेरा शिक्षक है। स्वाभाविक रूप से उसके पसंदीदा शिष्य के रूप में मेरे पास एक समाधान है। जियोयू ने अपनी नाक उठाए और अपना हाथ लहराते हुए हंसा। मेरे पीछे आओ। जियोयू को अपने सेक्सी लंबे पैरों और सिर को प्लाजा के दूसरी तरफ उठाते हुए देखकर जियोयान ने जूनेर को देखा और असहाय होकर अपने हाथों को दूर कर दिया। इसे भूल जाओ, मैं उससे बहस नहीं करूंगा। ये सुनकर जूनेर मुस्कुराया और सिर हिलाया क्योंकि उसने और जियोयान ने जियोयू का पीछा किया। उनमें से कुछ ने जियोयू का पीछा किया और पश्चिमी तरफ रुकने से पहले विशाल प्लाजा के चारों ओर चक्कर लगाया, जहां प्लाजा के पीछे था। यहां पूरी तरह से सुसज्जित सैनिक थे जिन्होंने जगह के चारों ओर 2 से 3 परतें बनाई। उनके हथियारों में एक ठंडी चमक थी जो तेज धूप में भेदी किरणों को दर्शाती थी। कसकर संरक्षित गठन को स्कैन करते हुए जियोयू ने खुद आगे बढ़ने से पहले जियोयान को कुछ आदेश जारी किए। उसने हरे रंग का पहचान पत्र का एक टुकड़ा निकाला और लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जो एक अधिकारी के रूप में दिखाई दिया। उसके बाद ही उसने जियोयान और उसके समूह के आने के लिए कहा। अधेड़ उम्र के अधिकारी की ठंडी निगाह जियोयान और उसके साथियों पर छा गई। थोड़ी देर बाद ही उसने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, उन्हें जाने दो। मध्यम आयु वर्ग के कार्यालय से आदेश सुनने पर बख्तरबंद पुरुषों की तंग दीवार से दूसरे के खिलाफ धातु की रगड़ की एक आदेशित ध्वनि तुरंत उत्सर्जित हुई और धीरे धीरे एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। जियोयू अधेड़ उम्र के अधिकारी को देखकर मुस्कुराए और उसने अपनी हरी प्लेट वापस ले ली। जियोयान और समूह में अपनी ठुड्डी उठाने के बाद उसने मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी का अनुसरण किया और समूह का नेतृत्व किया। जियोयू के पीछे जियान कबीले के अन्य सदस्य भी इस रास्ते में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, समूह उनकी त्वचा पर ठंडक महसूस कर सकता था। आसपास के भावहीन सैनिक अपने शरीर से रक्त की गंध का उत्सर्जन कर रहे थे, जिससे समूह, जिसने कभी इस तरह के गठन का अनुभव नहीं किया था, एक तीव्र दबाव महसूस किया जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ये ऐसे सैनिक हैं जो वास्तविक युद्धों से बच गए हैं। जियोयान ने धीरे धीरे एक सांस छोड़ी। जियोयान की असाधारण इच्छा ने उसे धीरे धीरे दबाव से बाहर निकालने की अनुमति दी। उसके होठों को चाटते हुए उसके कमजोर पैर अचानक एक बार फिर मजबूत महसूस कर रहे थे। भले ही आपने इसे कैसे रखा, 4 सितारा डूजे के रूप में अपनी ताकत के साथ, वह मौजूद अधिकांश सैनिकों से अधिक मजबूत था। हो सकता है कि वह खूनी और राज के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो, लेकिन कम से कम वह इस कारण से खुद को शर्मिंदा नहीं करेगा।
छोटी 20 मीटर से कम दूरी उनमें से कुछ को 100 या 1000 मीटर की तरह महसूस हुई। जब उन्होंने अंततः अपना अंतिम कदम उठाया तो उन सभी ने पाया कि उनकी हथेलियां पसीने से तर हैं। उनके थोड़े पीले चेहरे के साथ जियो यू ने मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी का सामना किया और फूट फूट कर मुस्कुराया, सीनियर के, क्या आपने जानबूझकर हमें प्रताड़ित किया? हाँ, ये वही था जो शिक्षक रोलिन ने आदेश दिया था। यदि आप पीछे का दरवाजा लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी परीक्षा से गुजरना स्वाभाविक ही है। आप सब काफी अच्छे हैं। मेरे इन सभी अधीनस्थों ने सोने के लिए एक लाश को गले लगा लिया है। यदि आपके पास एक मजबूत आंतरिक शक्ति नहीं होती तो आप आधे रास्ते में भय से लकवाग्रस्त हो जाते। अधेड़ उम्र के अधिकारी के चेहरे ने एक मुस्कान का खुलासा किया क्योंकि उसकी निगाह जियो यू और उसके आसपास के लोगों पर बह गई थी। अंत में जून एयर और जियो यान के शांत चेहरों को देखकर उसकी आंखें भर गईं। ऐसा लगता है कि शिक्षक रोलिन इस बार कुछ अच्छे छात्रों की भर्ती करने में सक्षम होंगे। टीएल बैकडोर का मतलब है अनौपचारिक उर्फ कुछ धोखा देना। कुछ धोखा देना एक लाश को सोने के लिए गले लगाता है इक्वल्स मौत देखी है, और इसका बहुत कुछ मध्यम आयु वर्ग के अधिकारी पर कम अच्छे मूड में लहरा रहा है। जियो यू ने जियो मेई और जियोनिंग को खींच लिया, जिनके पैर पहले ही कमजोर हो चुके थे, और प्लाजा के इंटीरियर में तेजी से चला गया। एक बार जब वे प्लाजा के बीच में थे तो उनकी आंखों में एक बड़े हरे तंबू दिखाई दिए। वहां से जियो यान और अन्य लोग पहले से ही बाहर लोगों का समुद्र देख सकते थे। रास्ते में कभी कभी कुछ लोग होते थे जो प्रवेश परीक्षा पास कर चुके थे और खुशी खुशी प्लाजा के इंटीरियर की ओर बढ़ रहे थे। यूए जैसे ही वे विशाल तंबू के पास चलने लगे, एक महिला की हंसी निकल गई। एक लाल आकृति दौड़ी और खुशी खुशी जियो यू को गले लगा लिया। उसकी हथेलियों ने जियो यू की कमर को छुआ और मजाक में कहा, क्या तुम मोटे हो गए हो? टीएल यूए पते का एक अंतरंग रूप जियो यू को संदर्भित करता है। तुम भद्दी लड़की, मुझसे दूर हो जाओ। एक मुस्कान के साथ डांटते हुए जियो यू ने लड़की को धक्का दे दिया। उसके बाद वह एक मुस्कान के साथ परिचय देते हुए जियो यान और अन्य लोगों का सामना करने के लिए मुड़ी। ये जियानान अकादमी में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसे जूनी कहा जाता है और वह 4 सितारा डूजे है। ये सुनकर जियो यान और अन्य लोगों ने अपनी निगाह लाल रंग की महिला की ओर खींची। उसके थोड़े सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान देखी जा सकती थी और उसके भूरे बाल लापरवाही से एक पोनीटेल में बंधे थे। उसके पास एक पूर्ण खिलना था, एक बहुत पतली कमर के साथ साथ एक गोल तल। हालांकि वह जियो यू की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी सेक्सी शैतानी आकृति हर आदमी के सपने से कुछ थी। परिचय की छोटी अवधि के दौरान जियो यान ने महसूस किया था कि परीक्षा पास करने वाले कई युवक चुपके से और अश्लीलता से दोनों महिलाओं को देख रहे थे। जियो यू ने प्यार से जूनी को आयोजित किया। उनकी अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट था कि उन्होंने एक अच्छे रिश्ते का आनंद लिया। वे मेरे कबीले के सदस्य हैं। यह जन है, हे सुंदर है ना? लेकिन आपको उसके प्रति कोई इरादा रखने की अनुमति नहीं है। वह आप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। ये जियो मेई है, एक और सुंदरता। यह मेरा छोटा भाई जियोनिंग है। अंत में यह है। जब उसकी आंखें आलसी दिखने वाले जियो यान पर उतरी तो जियो यू ने अपना सिर झुका लिया और जूनी नामक लड़की के कान खींचे और फुसफुसाए, वह जियो यान है जिसका मैंने आपको पहले उल्लेख किया है। सबसे पहले जूनी ने जन और सियो में दोनों पर नजर डाली। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसने हौंकते हुए कहा, वाह, आपके कबीले में वास्तव में कई सुंदरियां हैं। एक बार जब वे जियानान अकादमी में प्रवेश कर जाते हैं तो सभी पुरुष पूरी तरह से धूम्रपान कर देंगे। जियो यान। एक हैरान हौंफने के बाद जूनी अचानक शांत हो गया क्योंकि उसने जियो यान को एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या ये वही है जिसे आपने कहा था? चचेरा भाई जो 3 दुआन क्यूई में रहा, काफी सुंदर लग रहा है। जियो यू के मुंह का कोना हिल गया क्योंकि उसने अपने बगल में बड़े बड़े मुंह वाली महिला को बेरहमी से चुरा लिया। जियो यान के चेहरे पर भयानक अभिव्यक्ति देखकर उसने शर्मनाक रूप से समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे बारे में बात करने के लिए इधर उधर नहीं गई। ये सिर्फ इतना है कि जब मैं सो रहा था तो उसके इन तेज कानों ने जो कहा उसे उठा लिया। अपनी भौहें उठाते हुए जियो यान ने अपना मुंह घुमाया और उसका मजाक उड़ाते हुए उसके चेहरे को छुआ, तुम अपने सपनों में भी मेरे बारे में सोच रहे हो? हमारा रिश्ता कब से इतना अच्छा रहा? उस समय मैंने जो कुछ किया वह था स्पर्श। चुप रहो। जियो यान की बातें सुनकर जियो यू का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसके सेक्सी लंबे पैरों ने जियो यान पर बेरहमी से लात मारी। जियो यान ने इससे बचने के लिए अपने शरीर को आसानी से स्थानांतरित कर दिया। उसके पास वापस आने के बाद उसने हाथ हिलाया और अपना चिढ़ाना बंद कर दिया। तुमने क्या छुआ? ये यूए नहीं हो सकता है ना? जूनी का चेहरा जिज्ञासा से भर गया था क्योंकि उसे जियो यू ने बेरहमी से चुरा लिया था। यूए, आप कितने क्रूर हैं। आपने वास्तव में अपने पुराने दोस्त पर हमला किया। उसकी लाल कलाई को ढकते हुए जूनी ने जियो यू को एक जोड़ी पानी की आंखों से देखा। चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करो। हमें अभी भी उन्हें परीक्षा देने के लिए लाने की जरूरत है। जियो यू ने रोते हुए या मुस्कुराने के बारे में न जाने जीवित खजाने को दूर धकेलते हुए डांटा। अरे चलो चलते हैं, मेरे पीछे आओ, मैं नेतृत्व करूंगा। जूनी ने अपना चेहरा बदल लिया और अपनी आंखों से आंसू निकाल दिए। वह मुड़ी और पहला कदम उठाने ही वाली थी कि उसने अपना सिर झुकाया और कहा, ओह ठीक है,
मैं आपको बताना भूल गया कि लुओबू इस भर्ती पार्टी में है। इसके अलावा यहाँ की यात्रा पर मैंने सुना कि वह एक 4 सितारा डूजे के पास गया था। ये सुनकर जियोयू का मुस्कुराता चेहरा उदास हो गया और उसने अधीरता से कहा, वह परेशान आदमी क्यों आया? क्या ये हमारे सामने खूबसूरत जियोयू की वजह से नहीं है? यहाँ रास्ते में उसके पास केवल आपके बारे में विचार थे। जूनी ने मजाक में कहा। जियोयू ने एक दो बार अपने दांतों को जकड़ लिया। थोड़ी देर के लिए उसकी अभिव्यक्ति अनियमित रूप से बदल गई, इससे पहले कि वह अचानक मुड़ी और जियोयान को देखने लगी। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? आप मुझे उस आदमी के सामने अपने साथ अंतरंग अभिनय करने के बारे में भूल सकते हैं। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा दिलचस्पी दिखाने का कोई इरादा नहीं है। जियोयू की आंखों में चमक देखकर और उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए जियोयान कैसे अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह लड़की क्या सोच रही थी। वह बस ठंड से हंसा और बड़े तंबू की ओर झुकते हुए गुस्से वाली निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। ओह यूए, ऐसा लगता है कि आपका आकर्षण कम हो गया है। इतनी अच्छी बात के सामने हमारे स्कूल के छात्रों ने इसके लिए सख्त लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन उस छोटे लड़के ने वास्तव में आपकी उपेक्षा की। जियोयान की पीठ देखकर जूनी ने अविश्वसनीय रूप से कहा। जियोयू ने अपने दांतों को कसकर जकड़ते हुए कहा, ये छोटा बदमाश एक संकी है। आप उसे समझने की कोशिश करने के लिए तर्क का उपयोग कैसे कर सकते हैं? अकादमी में उस वैम्प के अलावा क्या आपने किसी और को देखा है जो सिर्फ एक साल में 3 डुआन क्यूई से 3 सितारा होने तक सुधार कर सकता है? ये सुनकर जूनी का मुंह खुल गया। उसकी चुटीली अभिव्यक्ति आखिरकार सदमे से दूर हो गई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नाजुक और सुंदर दिखने वाला युवक इस तरह की प्रतिभा रखता है। क्या ये था अभी भी वही व्यक्ति जो कबीले के अपंग के रूप में जियोयू ने उसे पहले बताया था? चीजों को मुश्किल बनाते हुए जियोयान ने धीरे धीरे बड़े तंबू की ओर अपना रास्ता बना लिया। जियोयू उसके पीछे था, गुस्से में उसकी पीठ को देख रहा था, उसके दांत बंद कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा और उसे कोई चेहरा नहीं देगा। जैसे जैसे समूह बड़े हरे तंबू के करीब पहुंचा, उन्होंने पाया कि 10 से अधिक लोग इसकी छाया में इकट्ठे हुए हैं। वे कुछ छोटे हलकों में विभाजित हो गए और बात कर रहे थे। उनके सुकून भरे भावों के आधार पर शायद कोई कहेगा कि वे सभी एक ही अकादमी के छात्र थे, जैसे जूनी, जियानान अकादमी। तंबू की ठंडी छाया के बाहर 20 से अधिक युवक और महिलाएं तेज धूप में जमीन पर बैठे थे। हालांकि गर्मी ने उन्हें लगातार पसीना बहाया, लेकिन उनके भाव डरपोक बने रहे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वे नए छात्र हैं जिन्होंने अभी अभी प्रवेश परीक्षा पास की है। तंबू में कुछ बकबक करने वाली महिलाओं ने अचानक अपना सिर उठाया और जियोयू को अपने समूह के साथ उनकी ओर चलते हुए देखा। छात्रों के चेहरे तुरंत ही चमक उठे और वे जल्दी से जियोयू को घेरने के लिए निरंतर हंसी के साथ दौड़ पड़े। जियोयान ने महसूस किया कि तेज आवाज के अचानक हुए हमले से उसका सिर फूल गया। वह किशोर लड़कियों के जोर से चिल्लाने के लिए तैयार नहीं था। इन युवा और सुंदर छात्राओं पर उनकी निगाहें छा गईं। उनके हैरान करने वाले भावों से जियोयान ने महसूस किया कि अकादमी में जियोयू के रिश्ते काफी अच्छे लग रहे थे। आया, कृपया आप सभी, क्या आप अधिक आरक्षित हो सकते हैं? जियोयू ने असहाय होकर कहा। उसे नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, क्योंकि उसे कुछ दोस्तों को दूर करने के लिए मजबूर किया गया था जो लगातार खुद को उस पर फेंक रहे थे। यूए, मैंने आपको 2 महीनों में नहीं देखा है और ऐसा लगता है कि आप मेरी अनुपस्थिति में और अधिक सुडौल हो गए हैं। ईमानदार रहो, क्या तुमने? एक खूबसूरत चेहरे वाली महिला ने जियोयू की छाती पर चुपके से अपना हाथ अपने कंधे पर रख लिया और उसे अपने कंधे पर आराम दिया। बगल में जियोयान ने असहाय रूप से आह भरी और जियोयू को एक अजीब रूप दिया। ऐसा क्यों था कि उसके ये सभी दोस्त महिला जोकियों की तरह थे? खो जाओ, तुम भद्दी लड़की। मेरे प्रति इतना अनर्गल व्यवहार मत करो। शर्माते हुए जियोयू ने लड़की को अपने सीने से उतार दिया। जब उसने देखा कि अन्य लड़कियां उस पर झपटने की कोशिश कर रही थीं, तो उसने जल्दी से एक कदम पीछे हटकर जियोयान और ग्रुप की ओर इशारा किया और जल्दी से उनका परिचय कराया। शुक्र है कि इस कदम ने लड़कियों को उनके चिढ़ाने वाले इरादों से सफलतापूर्वक छुटकारा दिला दिया। अरे, क्या खूबसूरत लड़कियां हैं! जूनेर और जियोमेई में टकटकी लगाए जाने के बाद उनकी महान सुंदरता ने इन महिला छात्रों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी निगाहें धीरे धीरे जियोयान की ओर मुड़ गईं। जियोनिंग के लिए जियोयू के साथ अपने भाई बहन के रिश्ते के कारण इन महिलाओं द्वारा उन्हें सौभाग्य से अनदेखा कर दिया गया था। हालांकि जियोयान 2 से 3 साल तक जियोयू से छोटा था, लेकिन 1 साल से अधिक के कठिन प्रशिक्षण के बाद उसके आकार की तुलना आसानी से जियोयू से की जा सकती है। उनका चेहरा भले ही थोड़ा युवा और नाजुक दिखाई दे, लेकिन उन्होंने एक परिपक्वता की जो उनकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। इस दृश्य विरोधाभास ने महिलाओं को असहाय रूप से एक और नजर डालने का कारण बना दिया। अरे, क्या सुंदर युवक है! यूए, क्या वह आपका चचेरा भाई है? रक्त से संबंधित चचेरे भाई। ईमानदार रहो, क्या तुमने उसे अपने लिए चुरा लिया है? जियोयान कितना भी शांत क्यों न हो, इन महिलाओं को खुले तौर पर शामिल पार्टियों के सामने इस तरह का बहादुर सवाल पूछते हुए उनके मुंह का कोना चिकोटी में मदद नहीं कर सकता था। जियोयू पर उसने जो निगाहें इस्तेमाल की, वह तेजी से अजीब हो गई। इन लड़कियों की चिढ़ाने के बाद जियोयू के चेहरे ने दिखाया दोनों का चेहरा शर्मिंदगी और लाचारी। वह समझाने ही वाली थी कि उसकी आंख के कोने में एक पुरुष आकृति को पकड़ते हुए पकड़ा गया।
जियो यू का चेहरा बदल गया और भौंकने लगा। तुरंत उसके चेहरे पर एक लाल रंग का लाल दिखाई दिया क्योंकि उसने चुलबुलेपन से कहा, मेरा उसके साथ कोई रक्त संबंध नहीं है। आप उसका मजाक बनाना बंद क्यों नहीं करते? वह बचपन से ही शर्मिला है। ओह! उन शब्दों को सुनकर सभी छात्राओं दंग रह गई। जियो यू को एक घबराए हुए दिखने वाले जियो यू को देखते हुए जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, उन्होंने एक दूसरे के साथ लुक्स का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। मूल रूप से वे केवल मजाक करने का इरादा रखते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियो यू वास्तव में गंभीरता से सामने आएंगे और समझाएंगे। इसके अलावा उसने जिस स्वर का इस्तेमाल किया वह आधा झूठ बोलने की कोशिश करने जैसा था। यहां तक कि जन और जियो यू का अनुसरण करने वाले भी जियो यू के अंतरंग स्वर से दंग रह गए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों को धूमिल होते हुए देखा तो उन्होंने नजरों का आदान प्रदान किया। जियो यू और जियो यान के बीच का रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया था? टीएल आंखें धूमिल इक्वल्स एक तरफ भ्रमित होकर जियो यान ने जियो यू के अभिनय को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वह उसे बेनकाब करने ही वाला था कि जियो यू ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ा लिए। उनमें से एक ने उसके हाथ पर ताला लगा दिया जबकि दूसरा जियो यान के कपड़ों की धूल से घनिष्ठ रूप से बह गया। आह! जियो यू की अचानक कार्रवाई को देखकर उसके आसपास के लोग पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने कब जियो यू को किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखा था? जियो यू, तुम लंबे समय से नहीं देखा। जैसे ही हर कोई अचंभे में था, एक पुरुष की आवाज अचानक पुकार रही थी। आवाज सुनकर सभी ने सिर झुका लिया। ग्रे में एक युवक उनकी पीठ पर खड़ा था, उनकी ओर व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था। युवक काफी सुंदर था, लेकिन वह उज्ज्वल मुस्कान जियो यान और अन्य लोगों को झूठी लग रही थी। जियो यू चेहरे पर घबराहट का नजारा धीरे धीरे कम हो गया। जियो यान को पकड़े हुए अपने हाथ से घूमते हुए उसने युवक की ओर देखा और उदासीनता से कहा, लुओबू, लंबे समय से नहीं देखा। के सिर हिलाते हुए और हंसते हुए लुओबू को बुलाए गए युवक ने बेतरतीब ढंग से इंटरलॉक हाथों की ओर देखा। तुरंत जियो यान को भेजी गई टकटकी पर एक शीतलता और रोष फैल गया। के आप इन कुछ लोगों को लाए होंगे, नहीं? लुओबू ने मुस्कुराते हुए पूछा और उनकी ओर बढ़ा। हाँ। लापरवाही से सिर हिलाते हुए जियो यू ने एक बार फिर जियो यान और अन्य लोगों का परिचय कराया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन्हें परीक्षा देने के लिए यहां लाया हूं। ओह, क्या तुम अब हो? एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए लुओबू ने एक मुट्ठी लाल क्रिस्टल की गेंद निकाली। उसने उसे लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होता है कि शिक्षक रोलिंग ने मुझे एक परीक्षा क्रिस्टल दिया है। हम उन्हें कोशिश क्यों नहीं करने देते? अन्य परीक्षा स्फटिक सभी को सामने वाले परीक्षा द्वार पर लाया गया है। यदि आप मेरा उपयोग नहीं करते हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। ये सुनकर जियो यू सिर हिलाने से पहले थोड़ा झिझका। उसने अपना सिर झुका लिया और जियो यान को धीरे से समझाया, ये परीक्षा क्रिस्टल बहुत सरल है। जब तक आपकी ताकत 8 डुआन के एडुक्यूई तक पहुंच गई है तब तक ये रोशनी होगी। एक बार ऐसा होने पर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे। मुझे जाने दो। जियो यान ने अनियंत्रित होकर उसकी ओर देखा और उदासीनता से आदेश दिया। ओह! जियो यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से अपने हाथों को छोड़ दिया। उसके आज्ञाकारी तरीके को देखकर लुओबो नामक व्यक्ति की पकड़ क्रिस्टल की गेंद पर कस गई। क्षुनेर, आप सभी पहले क्यों नहीं जाते? जियो यू ने अपनी लाल रंग की कलाई को रगड़ते हुए जियो यान ने एक मुस्कान के साथ एक सुनेर को बताया। एक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए जूनेर, जियोमेई और जियोनिंग ने बढ़त ली और आगे बढ़ गए। उनकी हथेलियों के क्रिस्टल बॉल को छूने के तुरंत बाद ये जगमगा उठे और वे पीछे हट गए। उन तीनों को सफल होते देख जियो यान भी आगे बढ़े और लापरवाही से क्रिस्टल बॉल को छुआ, वही परिणाम प्राप्त किया। आश्वस्त रहें कि अगर उनके पास परीक्षा पास करने की क्षमता नहीं होती तो मैं अपने दम पर काम नहीं करता और उन्हें यहां नहीं लाता। 4 लोगों की सफलता को देखते हुए जियो यू ने उदासीनता से कहा, के ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन यह नियम है। जियो यू को एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान देते हुए लुओबू ने क्रिस्टल बॉल रखा। उसकी उंगली बाहर उन लोगों की ओर थी जो सूरज के नीचे बैठे थे। जियो यान और समूह का सामना करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर बधाई। अब कृपया आधे घंटे के लिए बाहर बैठें। लुओबू, इसका क्या अर्थ है? लुओबू शब्द सुनकर जियो यू ने भौहें चढ़ा दी और बर्फीलेपन के साथ पूछा, जियो यू, आप भी यहाँ के छात्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि भर्ती के दौरान यह एक नियम है। के इन दिनों नए छात्र अधिक से अधिक आवेगपूर्ण हो रहे हैं। भर्ती के दौरान उनकी भावना को कम करने से अकादमी में उनके भविष्य के जीवन को लाभ होगा। लुओबू ने मुस्कुराते हुए समझाया। लुओबू, जो कुछ भी आप नए छात्रों को बताते हैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप उन लोगों पर इन घटिया नियमों को नहीं थोपेंगे जिन्हें मैं लाया हूं। जियो यू ने कहा, ये नियम है। लुओबू के मुंह का कोना फड़क गया। जियो यू द्वारा उनकी प्रतिष्ठा पर विचार किए बिना सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई जाने से उनके भीतर क्रोध और खट्टेपन में योगदान हुआ था। लुओबू, आपको परेशानी पैदा करना बंद कर देना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऐसे नियम हैं जो बिना किए जा सकते हैं, तो आप इससे एक बड़ा उपद्रव क्यों करना चाहते हैं? आसपास की लड़कियां भौंचक हो गईं क्योंकि वे ये भी सहन नहीं कर पा रही थीं कि लुओबू कैसे किसी बात पर बड़ा उपद्रव करने की कोशिश कर रहा था। के
मुझे खेद है। उन्होंने मेरी घड़ी पर परीक्षा पास कर ली थी। नियमों के आधार पर इस अवधि के दौरान मैं उनका प्रभारी हूँ। लुओबू दीप्तिमान रूप से मुस्कुराया। उग्र जियोयू को देखकर उसने अचानक अपनी बातें बदल दी। ठीक है, क्योंकि यह आप हैं, उन सभी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम किसी को प्रतिनिधि क्यों नहीं बनने देते? ओह, मुझे देखने दो, हम जाने देंगे। इस लड़के को प्रतिनिधि बनने दें। वह एक आदमी है, इसलिए उसे सूरज के नीचे काले होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कुछ नए छात्रों पर अपनी उंगली घुमाने के बाद वह आखिरकार मुस्कुराया और जियोयान के सामने रुक गया। जियोयान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उदासीनता से उस युवक को उसके सामने देखा जो मुस्कान से भरा था। खो जाओ, जियोयान भी नहीं छोड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बात करने के लिए शिक्षक रोलिंग की तलाश करूंगा। आपको यहां आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने लंबे सेक्सी पैरों की एक स्ट्राइड के साथ जियोयू जियोयान के सामने खड़ा था और ठंडे स्वर में कहा, ओह लुओबू दागे, ऐसा लगता है कि आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं। जैसे ही वे लगातार उलझे हुए थे वैसे ही तंबू की छाया से हंसते हुए पुरुषों का एक समूह दिखाई दिया। टीएल दागे का अर्थ है बिग ब्रदर। यह इस नए छात्र के सूर्य के नीचे रहने के इच्छुक नहीं होने के अलावा और कुछ नहीं है। लुओबो ने अपनी क्रिस्टल बॉल को सुरक्षित रूप से कहा, अरे, मुझे इस तरह के एक अभिमानी नए छात्र को देखे हुए एक लंबा समय हो गया है। लुओबू दागे, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? ये सुनकर एक युवक अपनी छाती पर एक सुनहरे तारे के साथ लुओबू पर चुपचाप मुस्कुराया। उनकी मुस्कान एहसान करने की कोशिश से भर गई। मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए लुओबू ने जियोयू का सामना किया और उदास हो गया। अचानक वह मुस्कुराया और कहा, हम ऐसा क्यों नहीं करते? बाहर न जाना ठीक है, लेकिन वहां कई नए छात्र देख रहे हैं। यदि केवल इन कुछ छात्रों को सूर्य के नीचे रहने से छूट दी जाती है तो अन्य लोग इससे खुश नहीं हो सकते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था लुओबू ने बगल के युवक के कंधों को थपथपाया उसे और जियोयान पर मुस्कुराया। चूंकि आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप यहाँ गेला के साथ क्यों नहीं हैं? बेशक, आपको उसे हराने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसके नीचे 20 राउंड तक सहने की जरूरत है। ये सुनकर जियोयू की ओर से महिलाओं ने तुरंत गुस्से में लुओबू को डांटा। स्थिति को देखने के बाद वे अंततः समझ गए थे कि यह आदमी जियोयान से ईर्ष्या करता था और जियोयान को व्यक्तिगत द्वेष के लिए दंडित करने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा था। अपने आसपास के लोगों के गुस्से वाले रोने की तुलना में जियोयू अजीब तरह से शांत हो गया था। अपना सिर झुकाकर और जियोयान को देखकर वह स्पष्ट रूप से समझ गई कि जियोयान की वर्तमान ताकत उससे कमजोर नहीं थी। 1 स्टार डू जेड के साथ व्यवहार करना कोई मुश्किल नहीं था। जियोयू की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जियोयान ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए लुओबू को देखा। उसकी काली आंखों में एक शीतलता भर गई। मूल रूप से वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन इस आदमी को बस अपना हाथ जबरदस्ती करना पड़ा। अरे हे, आओ छोटे लड़के, मैं आपको सिखाता हूं कि अपने वरिष्ठों का सम्मान कैसे करें। अन्यथा जब आप भविष्य में अकादमी में पीड़ित होंगे तो आप हमें दोष देंगे। गेला नाम का युवक आगे बढ़ा और जियोयान को बुरे इरादों से देखकर मुस्कुराया। धीरे धीरे अपनी सांसें छोड़ते हुए जियोयान ने बस अपने कंधों को सबकी निगाहों के सामने सिकोड़ लिया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाया। जब वह जियोयू की तरफ से था तो उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और बेरहमी से उसकी नर्म संकीर्ण कमर को पकड़ लिया और उसे एक आलिंगन में खींच लिया। जियोयान के अचानक आश्चर्यजनक हमले का सामना करते हुए जियोयू उसके पूरे चेहरे पर आग लगने से पहले पल भर में दंग रह गया। ये देखते हुए कि लुओबू पास में था, वह केवल अपने संघर्ष को रोक सकती थी और अपने दांत बंद कर सकती थी, क्योंकि उसने बार बार इस आदमी को शाप दिया था जिसने सार्वजनिक रूप से उसका फायदा उठाया था। जियोयान की कार्रवाई के कारण उनके आसपास की सभी महिलाएं पूरी तरह से हो गईं स्तब्ध। इससे लुओबू का चेहरा भी तुरंत अंधेरा हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और ठंडे रूप से गेला से कहा, जब आप हमला करते हैं तो अधिक क्रूर बने। ये सुनकर गेला भयावह रूप से मुस्कुराया और सिर हिलाया। बगल में जूनेर और 2 अन्य लोग केवल अजीब कार्रवाई पर अपना सिर हिला सकते थे। ये दिलचस्प है, जियोयान ने ठंड से फुसफुसाया, क्योंकि उसके हाथ ने जियोयू की कमर को 2 बार और सहलाया, छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। ये कहने के बाद जियोयान ने जियोयू के चुकंदर लाल चेहरे पर एक और नजर डाले बिना अपना हाथ छोड़ दिया। उसने अपने मुंह के किनारे पर एक मुस्कान पकड़े हुए अपनी गर्दन फैलाई और धीरे धीरे गेला की ओर चला गया, जो उसे भयावह रूप से घूर रहा था। जियोयान को टहलते हुए देखने की धमकी। गेला ठंड से मुस्कुराया। उसने ऐसे कई नए छात्रों को देखा था जो बाहर खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी का भी अच्छा अंत नहीं था। जियानान अकादमी में उनकी भर्ती के दौरान नए छात्रों की भावना को कम करना एक अनौपचारिक परंपरा थी। जिन लोगों के पास भर्ती होने की योग्यता थी उनमें आमतौर पर काफी प्रतिभा थी। इन लोगों को आमतौर पर उनके घर के भीतर लाड़ प्यार किया जाता था और शायद ही कभी किसी मजाक या ताना मारते थे। इस तरह के रवैये को निभाते हुए और जियानान अकादमी में प्रवेश करना, जो उत्कृष्ट व्यक्तियों से भरा हुआ था, मौखिक विवादों के कारण आसानी से झगड़े का परिणाम होगा। अंत में ये केवल अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए नए छात्रों की भर्ती करते समय नए छात्रों को उनकी क्षमता को स्पष्ट रूप से समझने और उनके अहंकार और भावना को कम करने देना महत्वपूर्ण था।
जब इस अनौपचारिक नियम का सामना करना पड़ा तो जियानान अकादमी के शिक्षकों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। इस प्रकार ये नियम पीढ़ियों से चला आ रहा है। अपनी मुट्ठी को कसते हुए और अपने बेहोश द क्यूई को उस पर चढ़ने की अनुमति देते हुए गेला ठंडे रूप से मुस्कुराया। जब वह पहली बार जियानान अकादमी में शामिल हुए तो उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का विरोध किया था। हालांकि 1-2 सितारा डूजे सीनियर ने केवल एक पंच का इस्तेमाल किया था, इससे पहले कि वह आधे घंटे तक धधकते सूरज के नीचे खड़े होने के लिए समझदारी से बाहर निकले। इस व्यक्तिगत अपमान ने उनके द्वारा देखे गए प्रत्येक नए छात्र की भावना को पीसने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया था। आसपास के लोगों की चौकस निगाहों में युवक आखिरकार गेला के ठीक सामने रुक गया। यूए, तुम उसे क्यों नहीं रोक रहे हो? धूप में रहना शारीरिक चोटों से बहुत बेहतर है। गेला की भयावह मुस्कान को देखकर जियोयू के बगल की लड़कियों ने कुछ अनिच्छा से उसे दोषी ठहराया। जियोयू के बगल में खड़े होकर जूनी ने जियाओ यान के मूल्यांकन जियोयू के मूल्यांकन को याद किया और उसकी स्पष्ट आंखें झपक गईं। उत्सुकता से उसने देखा युवक जो बेहोश होकर मुस्कुराता रहा। वह जानना चाहती थी कि क्या जियोयू सही था और जियोयान नामक इस युवक में वास्तव में उस चुड़ैल की तुलना में एक प्रतिभा थी। अपने लाल होठों को कसकर बंद करते हुए जूनी ने अपने हाथों को उसकी छाती के सामने रखा, जबकि उसकी आंखों में प्रत्याशा चमक रही थी। उसके चेहरे पर लाली अभी तक कम नहीं हुई है। जियोयू बेहद आकर्षक लग रही थी। उसने आलस्य से अपना हाथ बढ़ाया और फिर अपने माथे के सामने काले बालों को एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही उसने युवक की पीठ को देखा, उसने एक कानाफूसी में कहा, यह कहना मुश्किल है कि कौन पीड़ित होगा। तंबू में 2 आदमियों को देखकर जो लड़ना शुरू कर रहे थे, सूरज के नीचे 20 से अधिक नए छात्रों ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। सूरज के नीचे होने का चुनाव करने से पहले उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने का भी प्रयास किया था, लेकिन उन सभी प्रतिशोधों को उनके बहुत मजबूत वरिष्ठों द्वारा आसानी से दबा दिया गया था। एक और जो इन वरिष्ठों की ताकत को चुनौती देना चाहता था, उसे देखकर वे उसके दुर्भाग्य पर गर्व करने लगे, क्योंकि वे ये देखने के लिए तैयार हो गए कि वह खुद को कैसे शर्मिंदा करेगा। क्या आप तैयार हैं? हर किसी का ध्यान आकर्षित करने का आनंद लेते हुए गेला के चेहरे पर मुस्कान अधिक समृद्ध हो गई। उसकी छोटी छोटी आंखों ने जियोयान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, शुरू करें। जियोयान ने चुपचाप अपनी ठुड्डी को खरोंच दिया, जिससे हर कोई दंग रह गया। हे छोटा लड़का, आपकी मानसिकता खराब नहीं है? जियोयान के रवैये का सामना करते हुए गेले थोड़ा हैरान था। तुरंत उसे भीतर से क्रोध आ गया। क्या यह उनके साथ भेदभाव करने का प्रयास था? हल्के से अपनी सांस छोड़ते हुए जियोयान ने कोई बकवास कहने की जहमत नहीं उठाई। वह आलसी होकर अपने प्रतिद्वंद्वी के कुछ गुस्से वाले चेहरे को देखता रहा। बहुत अच्छा। उनके प्रतिद्वंद्वी की शांति ने गेला के गौरव को ठेस पहुंचाई थी। एक ठंडी मुस्कान के साथ वह गुस्से में अपनी दाहिनी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ा और उस पर द क्यूई की भीड़ लग गई। तुरंत मुट्ठी साथ की हवा के साथ बेरहमी से जियोयान के सिर की ओर बमबारी की गई। आसपास के दर्शकों ने गेला को एक नए छात्र के खिलाफ इतनी बड़ी ताकत का उपयोग करते हुए देखकर भौहें। धीरे से अपनी पलकें उठाते हुए और उस पर दौड़ते हुए बड़ी मुट्ठी को देखते हुए जियोयान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली उठाई जहां पहली हड़ताल करने वाली थी और उसने गेला की मुट्ठी को रोक दिया। मुट्ठी रोकने के बाद भी उसकी हथेली जरा सी भी नहीं चल पाई। जिस पंच में भारी मात्रा में ऊर्जा और ताकत थी, वह थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं बढ़ाती थी, जैसे कि पंचिंग हवा। गति धीमी, ताकत कमजोर। क्या आप वाकई जियानान अकादमी के छात्र हैं? अपना चेहरा उठाते हुए जियोयान ने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया। युवक की फुसफुसाहट में उपहास ने आसपास के लोगों को हतप्रभ कर दिया। एक एक करके चकित निगाहें उस स्थान पर घूरती रही जहां मुट्ठी और हथेली ने संपर्क किया था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि एक नया छात्र आसानी से एक स्टार डूजे के हमले को रोक सकेगा। लुओबो, जो मूल रूप से मुस्कान से भरा था, इस दृश्य को देखकर धीरे धीरे उदास हो गया। उसकी निगाह शीतलता से भर गई थी क्योंकि उसने उस युवक को देखा जो बेहोशी से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती की है। अगर वह जानता होता तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को लड़ाई में प्रवेश करने देता जो लड़ाई में प्रवेश करता। अजीब। क्या तुम मरना चाहते हो? एक नए छात्र द्वारा सार्वजनिक रूप से उपहास किए जाने के कारण गेला का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था क्योंकि वह चिल्ला रहा था। उसका दाहिना पैर जियोयान के पेट के निचले हिस्से को लक्षित करता है और हिंसक रूप से लात मारता है। एक उदासीन चेहरे के साथ जियोयान के आलसी ने अपने अप्रयुक्त बाएं हाथ को घुमाया जैसा कि कोई मक्खी के लिए करेगा। अंत में एक तड़क भड़क वाली आवाज के साथ उसने गाले के टखने को मारा। एक चोट तुरंत दिखाई दी। हिस। टखने से एक तीव्र दर्द उत्सर्जित हुआ, जिससे गेला एक मुट्ठी ठंडी हवा में सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर रोष और भी बढ़ गया। जल्दी से एक कदम पीछे हटते हुए वह जियोयान की हथेली से अलग हो गया। उसका दाहिना पैर जमीन से हट गया और हवा में ऊपर उठने के लिए बल उधार लिया। अचानक घूमते हुए उसके दाहिने पैर पर एक हल्का हरा डूक्यूई दिखाई दिया। काल्पनिक प्रकाश की तरह एक हवा के ब्लेड ने उसके पैर को बेरहमी से जियोयान की खोपड़ी की टोपी की ओर काट दिया। बेशर्म। यहां तक कि विंड लाइट एज का उपयोग करने के लिए। यह एक उच्च हुआंग डू कौशल है। यह आदमी बहुत बेशर्म है। गेला के पैर पर धुंधली रोशनी के ब्लेड को देखकर महिला छात्रों का समूह, जिनके चेहरे पर गुस्से से भरा हुआ था, गुस्से से चिल्लाया।
जियोला की कार्रवाई को देखकर जियोयू की भौहें थोड़ी बढ़ गईं और जल्द ही आराम करने के लिए। उस समय एक उच्च हुआन डू कौशल का उपयोग करने के बाद भी जिया लाएओ के हाथ अभी भी जियोयान द्वारा अपंग थे। उसे विश्वास नहीं था कि सिर्फ एक स्टार डूजे की ताकत से यह आदमी जियोयान को कोई महत्वपूर्ण नुकसान कर सकता है। अपना चेहरा उठाते हुए कुछ तेज हवा ने जियोयान का चेहरा थोड़ा कांपने लगा। धीरे धीरे अपनी हथेली उठाते हुए उसने उतरते हुए गेला पर निशाना साधा। स्क्रैम! उसके होठों को हिलाते हुए बेहोश आवाज चिल्लाई। जैसे ही चिल्लाना मर गया, जियोयान की हथेली से एक क्रूर और निराकार बल आगे आया और बेरहमी से उतरते हुए गेला की छाती पर उतरा। पफ! जैसे ही उसकी छाती में एक अज्ञात भारी झटका लगा, गेला का ठंडा चेहरा तुरंत सफेद हो गया। एक क्षण बाद उसके शरीर को धक्का दिया गया पीछे की ओर जैसे ही उसने एक और खून बहाया। बैंग! उसके शरीर को 10 मीटर से अधिक पीछे फेंकने के बाद यह एक चट्टान पर भारी रूप से उतरा, जो तेज धूप में बेक की गई थी। गेला का शरीर थोड़ा हिल गया क्योंकि उसका डरा हुआ चेहरा उस युवक को देख रहा था जो अपनी हथेली के साथ कुछ दूरी पर खड़ा था, जो अभी भी फैला हुआ था। उसकी छाती तब भरी हुई महसूस हुई और उसकी दृष्टि काली हो गई क्योंकि वह अंत में बेहोश हो गया। गेला के शक्तिशाली हमले के बीच का समय बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस फेंके जाने तक केवल 10 सेकंड से थोड़ा अधिक था। इतने कम समय में जीत का फैसला कैसे हो गया, ये देखकर शिविर के भीतर और बाहर दोनों ही लोग तालमेल से चुप रहे। तेज धूप में नए छात्रों ने मूर्खता से गेला को देखा जो उनके पास बेहोश हो गए थे। क्षण भर बाद उनकी उत्साही निगाह छाया के नीचे खड़े युवक की ओर चली गई। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी सीनियर को हराते हुए देखा था। इसके अलावा यह नया छात्र उनसे थोड़ा छोटा लग रहा था। नए छात्र के बीच सुंदर युवतियों ने काले कपड़े पहने युवक को जोश में देखा, जिसने एक उदासीन चेहरा पहना था। उनकी आंखें एक पूज्य चमक से भर गईं। क्या यह अनुचित माहौल के लिए नहीं था? हो सकता है कि वे अपनी पूजा की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए एक या दो बार चिल्लाए हों। निश्चित रूप से एक भयानक प्रतिभा। जियोयान को गौर से घूरते हुए जूनी ने एक हैरानाह भरी और अपना सिर हिलाया। जियोयान की ताकत ने साबित कर दिया था कि जियोयू ने पहले जो कहा था वह सच था। यूएर, आपके परिवार का ये व्यक्ति, उसकी ताकत का स्तर वास्तव में क्या है? ऐसा लगता है कि वह पहले से ही एक डूजे बन गया है ना? काले रंग में युवक को चुपचाप घूरते हुए जियोयू के बगल की लड़कियों ने हकलाने के साथ अचानक पूछा। क्या मजाक है? इस हद तक एक स्टार डूजे को आसानी से हराने में सक्षम होने के कारण उसकी ताकत पहले से ही यहाँ के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक थी। जियोयू प्यारी से मुस्कुराए और उसने उस जगह पर खड़े युवक को गौर से देखा जहां लड़ाई हुई थी। उसकी आंखों में एक अज्ञात चमक उठी। एक क्षण बाद उसने जियोयान के तरीके की नकल की और मुस्कुराते हुए बोलते हुए अपने हाथ लहराए, अगर हम लड़ते तो मैं भी उसे हरा नहीं पाता। क्या आपको लगता है कि वह एक डूजे है? टीएस इतनी कम उम्र में एक डूजे? जियानान अकादमी में भी इसे शीर्ष प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। हे यूएर, ऐसा लगता है कि आपका स्वाद काफी अच्छा है। लेकिन वह तुम्हारा चचेरा भाई है ना? आप हमें उसे क्यों नहीं होने देते? सुंदर महिला ने हंसते हुए चिढ़ाया। खो जाओ तुम भद्दी औरत। लाल चेहरे के साथ जियोयू ने लड़की को दूर धकेल दिया। उसके दिल में जियोयू बिना कारण के बड़बड़ाया, मैंने पहले ही कहा है। उसके और मेरे बीच कोई रक्त संबंध नहीं है। उसकी हार्दिक भावनाओं की अचानक उपस्थिति ने जियोयू के कानों की नोक को झुलसा दिया। उसने अपनी भावनाओं को शांत करने से पहले जल्दी से खुद को डांटा, अपनी कल्पना को जंगली बनाने की हिम्मत नहीं की। जियोयू की तरफ से हंसी की तुलना में लुओबू का चेहरा तेजी से उदास होता जा रहा था। जैसे ही उसके मुंह का कोना फड़फड़ाया, उसने जियोयान को ठंड से देखा। मुझे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना? लापरवाही से अपनी आस्तीन नीचे खींचते हुए जियोयान ने लुओबू की ओर देखा और बेहोश होकर मुस्कुराया। हाँ, ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ छिपे हुए कौशल हैं। अपने चेहरे पर ठंडक छिपाते हुए लुओबू ने एक बार फिर एक उज्ज्वल मुस्कान प्रदर्शित की। आगे बढ़ते हुए उसने जियोयान के कंधों को एक दोस्ताना तरीके से थपथपाया क्योंकि वह ठंडे रूप से फुसफुसाए, छोटा लड़का, तुम भी बेहतर नहीं थे निर्लज। यद्यपि आपके पास कुछ प्रतिभा है, जियानान अकादमी में कई ऐसे हैं जो आपसे अधिक उत्कृष्ट हैं। अपने रवैये से आप खुद को जियानान अकादमी में एक प्रतिकूल स्थिति में पाएंगे। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास ऐसी योग्यता नहीं है। जियोयान कोई मूर्ख नहीं था। लुओबू की उससे दुश्मनी कुछ ऐसी थी जिसे वह स्पष्ट रूप से समझता था। इसलिए उसके सामने अज्ञानी कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वे लड़ते भी थे तो जियोयान उससे डरते नहीं थे। अगर वह और अधिक नाराज होता। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब उसने किसी को मार डाला और लाश को नष्ट कर दिया। हालांकि लुओबू की उनके प्रति दुश्मनी एक गलतफहमी से उत्पन्न हुई थी, लेकिन जियोयान में इसे समझाने के लिए फुर्सत का मूड नहीं था। इसे कम विनम्र तरीके से रखते हुए लुओबू थे जिनके पास ऐसा करने के लिए जियोयान के लिए योग्यता नहीं थी। इसके अलावा जियोयू ने भले ही उसके साथ हर रोज बहस की हो, लेकिन जियोयान ने उसे इस दो मुंह वाले पाखंडी से नुकसान नहीं पहुंचाया था।
जियोयान के असभ्य शब्दों को सुनकर लुओबू दीप्तिमान मुस्कान एक बार फिर शीतलता में घुल गई। उसकी ठंडी आंखें जियोयान को गौर से देखती थीं और उसका चेहरा फड़फड़ाता था। उसकी आंखों में ठंडी चमक काल्पनिक लग रही थी जियोयान को कई टुकड़ों में। जियोयान ने व्यर्थ दृश्य हमले को नजरअंदाज कर दिया। उनके नाजुक और सुंदर चेहरे पर उदासीन मुस्कान दूसरों को जबरदस्त दिखावा करने वाले पाखंडी मुस्कान की तुलना में एक अच्छा प्रभाव देने में स्पष्ट रूप से बेहतर थी। अभिमानी लड़का, जब आप जियानान अकादमी में शुरू करेंगे तो मैं आपके वरिष्ठ के रूप में आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। लुओबू ने अपने दांत पकड़ लिए और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके चेहरे को छूते हुए जियोयान ने धीरे से कहा, मैं अन्य चीजों के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर आप अपना अभिनय जारी रखते हैं तो मेरा विश्वास करो, मैं इसका कारण बनने में सक्षम हूं। आप बुटेन सिटी छोड़ने में असमर्थ हैं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए लुओबू के मुंह का कोना फड़क गया और उसने युवक को घूर कर देखा। उन काली आंखों के भीतर उन्हें उदासीनता की गहराई मिली। उसका शरीर बिना किसी निशान के कांप रहा था। जब उसने उन सर्द काली आंखों में देखा तो लुओबू ने वास्तव में एक भयावह ठंडक महसूस की। ये भावना उसी के समान थी जब उसे अपने अंतिम मिशन के दौरान अकेले एक जंगली रहस्यमय भेड़िए का सामना करना पड़ा। लुओबू ने गुप्त रूप से अपनी लार निगल ली। उसके मुंह से निकलने वाले धमकी भरे शब्द भी जबरदस्ती निकल गए। बहुत अच्छा। लुओबू ने हवा की एक सांस ली, जो शर्मनाक ठंड को दूर करने का इरादा था जो उसने महसूस किया था। अपने दांत बंद करके और सिर हिलाते हुए वह पहले ही एक निर्णय ले चुका था। अगर उसे मौका मिलता तो वह इस लड़के के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए किसी को मिलता। लुओबू को उदासीनता से घूरते हुए जियोयान इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या भविष्य की परेशानी से बचने के लिए इस आदमी को बुटेन सिटी से गायब होने का अवसर मिलना है, जब तंबू के भीतर से एक कोमल महिला की आवाज ने जियोयान को नर्म कर दिया। अरे, इस छोटे लड़के में काफी प्रतिभा है। इस बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई खजाना मिल गया है।